नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान अखिलेश सर, सुमित सर, बाबा, विचित सर और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। कैफ़े शुरू होता है उससे पहले कॉफ़ी आ चुकी है, तो पहले आप सब लोग कॉफ़ी ले लीजिए। बाबा, आज हम गरम है, कॉफ़ी गर्म है चर्चा भी गरम होनी चाहिए। अभी। और टॉपिक क्या है आज का? आज विषय है हरियाणा चुनाव को लेकर, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सरगर्मियाँ हैं, खासकर बीजेपी के खेमे में अभी, क्योंकि बीजेपी ने अभी टिकट जारी किया है 67 लोगों का, जिसके बाद से वहाँ कुछ जिनको नहीं मिला वो बगावती सुर अपना रहे हैं और कुछ लोग अभी पार्टी छोड़ के भी जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने अभी तक लिस्ट जारी नहीं किया, हालांकि 2 बार की बैठक हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि नाम वहाँ पे भी तय हो चुके हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के साथ जो पेंच बस गया है गठबंधन वाला, उसके बाद शायद जारी किए जाएंगे। उसमें एक अपडेट दे देता हूँ कि आज भी और नाम नहीं आएंगे, कल या परसों जो है कांग्रेस के नाम आ सकते हैं। आज नहीं आ रहे हैं, इस बात की पक्की गारंटी है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस एकदम क्लोजर टू द डेट, जो 12 तारीख है नॉमिनेशन का, उसके पास ले जाना चाहती, ताकि जो भी ये आज से प्रक्रिया शुरू हुई है नॉमिनेशन की, 12 तारीख को ख़त्म होनी है, तो आपके पास ये पूरा हफ्ता है भी नाम तय करने का। कांग्रेस ये चाहती है कि जैसे हम बीजेपी के बारे में आपने बोला ना कि बीजेपी में बगावत हो रही है, वैसे हम कांग्रेस के बारे में बात ना करें, इसलिए कांग्रेस ने लिस्ट नहीं दी है। बिल्कुल ठीक बात है। कांग्रेस में ज़्यादा प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, क्योंकि अब तो ये तय हो गया कि अलायंस हो रहा है, 9-10 सीटें अलायंस में जा रही हैं, तो 10 कैंडिडेट आपके कम हो गए। बीजेपी के जो नाराज़ है, जिनको टिकट नहीं मिला है, जो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, जो कांग्रेस की तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं, वो कांग्रेस के टिकट चाह रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के पास ये भी है फैक्टर है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के अगेंस्ट में। तो ये जो तमाम फैक्टर्स हैं, ये कांग्रेस की लिस्ट ज़्यादा पेचीदगी भरी होगी। आप देखिएगा जब भी लिस्ट आएगी बवाल होगा। वैसे तो नहीं जीते, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जीत रहे थे। ये ऐसी हवा, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और किसी ने कहा भी कि क्या हुड्डा साहब तो कहीं अगला कमलनाथ तो नहीं बनेंगे। देखिए बाबा, इसमें अभी से सरकार बनी नहीं कांग्रेस की, लेकिन कहा गया कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। बीजेपी ने कहा कि आपने हर सीट पर उम्मीदवारों से 20,000 रुपये मांगे और आप अब 10 सीट तो दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, या 8 सीट भी दे रहे हैं, तो उन सीटों पर क्या पैसा वापस देंगे कि रिफंड हो जाएगा उसमें क्या है? रिफंड हो जाएगा। लेकिन सर, सवाल यही है सबसे पहले शुरुआत, कि बीजेपी की टिकट के लिए इतनी मारामारी, जबकि ये कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल का लोगों में फटीक है, लोग छोड़ना चाहेंगे, कॉफी देखिए, सरकार से नाराजगी है। क्या नाराजगी और ये सब को एक दूर करके देखा जाए तो लोग सच में बीजेपी के टिकट जाने के लिए इतना क्यों चाहते हैं? ये वाकई हैरान करने वाली बात है। कल करीब 8 बजे बीजेपी की ये 67 उम्मीदवारों की सूची आई थी। उसके बाद ही गुस्सा शुरू हो गया था। जिन जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, 9 तो टिकट काट दिए एमएलएस के, जिसमें कि 3 मंत्री भी थे। इसके अलावा उन्होंने 25 सीटों पर उम्मीदवार अपने जो नए चेहरे उतारे हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आप देखिए कि काफ़ी नए यंग लोगों को बीजेपी ने उतारा है। इसमें मैं गिन रहा था, करीब 15 लोग जो हैं वो 50 से कम उम्र के हैं। 2 तो उनमें जो है वो 30-30 साल के हैं। तो ये बीजेपी ने कोशिश की कि यंग लोगों को उतारा जाए, कास्ट इक्वेशन को बीजेपी ने साधने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लिस्ट आई उसके बाद ये विरोध शुरू हो गया। अब कई लोगों का जो, जिसमें चौटाला जी थे, वो तो रणजीत चौटाला, वो तो निर्दलीय जीते थे, बाद में मंत्री बनाया गया उनको, फिर हाल में उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, हार गए। वो पहले ही बोल चुके थे कि अगर बीजेपी मुझे टिकट नहीं देगी तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, अब वो निर्दलीय लड़ेंगे। उनका कहना है कि जो सीट पे मैं चाहता था उस पर मुझे नहीं दे रही बीजेपी, किसी दूसरी सीट का दे रही थी, तो उन्होंने मना कर दिया। सावित्री जिंदल के बारे में हमने कल भी बात की थी, आपको याद होगा। अच्छा, आप तो कल थे नहीं, आप तो कल हरियाणा गए थे, पुण्येंदु से बात हुई थी, तो हमने उनका जिक्र किया था, बताया था कि वो भी टिकट मांग रही है, लेकिन उनको मिलना मुश्किल है क्योंकि बीजेपी किसी और को वहाँ से टिकट दे रही है। वही हुआ, टिकट उनको नहीं मिला, तो अब वो कह रही है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। एक जो सिटिंग एमएलए थे बीजेपी के, वो तो अब पार्टी उन्होंने छोड़ दी है, कांग्रेस में शामिल भी हो गए, उनको शायद कांग्रेस टिकट भी देने वाली है। तो ये एक के बाद एक जो विरोध हो रहा है, ये हैरान करने वाला है, क्योंकि ये तो लोकसभा चुनाव में भी इस तरह से नहीं देखने को आया था। तो क्या इसका कारण है? जबकि ये कांग्रेस बढ़ चढ़ के दावे कर रही है कि हम तो यहाँ पर स्वीप कर रहे हैं। कोई 1-2 ओपिनियन पोल भी निकाल दिए उन्होंने, कह रहे हैं कि हमने इतनी सीटें आ रही, उतनी सीटें आ रही हैं। तो ऐसे में जो पार्टी 10 साल सत्ता में रही है और फिर से हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव लड़ रही है, उसके टिकटों के लिए इतनी मारामारी, ये क्या दिखा रही है? ये तो हरियाणा की पॉलिटिक्स में लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, हर आदमी चाहता है कि चुनाव लड़ने का मौका मिले, वो वैसा होता ही हर राज्य में होता है, लेकिन हरियाणा में थोड़ा ज़्यादा ऐसा लग रहा है। और दूसरा ये भी होता है कि अगर आप एक बार चुनाव लड़ लें, उम्मीदवार को तो भरोसा होता है कि मैं चुनाव जीतूंगा। उसको वो थोड़ी ना कहेगा कि मैं कोई थोड़ी ना कहता मैं हारने के लिए चुनाव लड़ूंगा, वो तो कहेगा कि मैं जीतने के लिए लड़ता हूँ। पार्टी ने टिकट दे दिया, मान लीजिए जीत गए, और आजकल तो आप जानते हैं कि आयाराम गयाराम में तो कभी भी कुछ हो सकता है। अगर सरकार, जैसे पिछली बार भी 40 सीटें बीजेपी को आई थी, तो जेजेपी के 10 जीत के आए, उनमें से डिप्टी सीएम बन गए दुष्यंत चौटाला। तो यह सबको लगता है कि अपनी कोई ना कोई उम्मीद रहेगी, इसलिए होता है। और चौथा ये होता है कि अगर आप एक बार चुनाव लड़ लें तो आपका जो इलाका है उसमें आपका सिक्का जम जाता है।
जो लिख देते हैं ना गाड़ियों पे कि भूतपूर्व पराजित उम्मीदवार तो वो भी रहता है कि चलिए ठीक है, हमने चुनाव लड़ा है, हार गए वो अलग बात है, अगली बार अपना दावा करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने जो उनको टिकट दिया है 5 ऐसों को दिया जो पिछली बार चुनाव हार चुके हैं। हाँ, तो ये उम्मीद तो रहती है कि हार गए तो क्या हुआ, अगली बार टिकट ले लेंगे। बाबा कांग्रेस के एंगल से बात करें तो क्या कांग्रेस जितने बागी हैं और जो मजबूत उम्मीदवार हैं जिनको बीजेपी टिकट नहीं दिया उसको अकोमोडेट करेंगे क्या, इसलिए वेट भी किया जा रहा है, वेट एंड वॉच की स्थिति अभी है? नहीं, कांग्रेस वेट कर रही है, जो आम आदमी पार्टी के साथ जो उनका बातचीत चल रही है उसको लेकर के कि 5 सीट देना है, 6 सीट मेरी जानकारी में 6 सीट जो है वो दे रही है। साथ में अभी जो है केजरीवाल जी का केस भी चल रहा है, उसको लेकर के भी तो वेट एंड वॉच है। 66 सीट पर उन्होंने उम्मीदवार तय कर लिए हैं, तो उसके बाद ही वो पता चलेगा। हालांकि अब कुछ आज एक खबर आई कि किसी ने डिमांड कर दी कि जो CLU का में जो लोग फंसे हैं उनको टिकट नहीं दिया जाए। तो आपको मालूम होगा कि जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो CLU जो होता है चेंज द लैंड यूज़, तो होता था कि आपने खेत खरीद लिए 4 एकड़ 5 एकड़ और उसके बाद में बीच में से वहाँ से हाईवे निकलेगा और उसके बाद आप उस ज़मीन को आप इंडस्ट्रियल या फिर हाउसिंग के लिए करेंगे। तो उसमें 3 विधायक जो हैं, 3 नेता के नाम आप जो है मुझे बताए गए हैं। भवानी खेरा का कोई वो विधायक है, उकलाना का और सोनीपत का। इन तीनों के खिलाफ जो ये कहा गया है कि इनको अवॉइड किया जाना चाहिए। लेकिन आज की जो कहानी है वो बीजेपी की है, तो इसमें कि बीजेपी में इतना विरोध क्यों है। मैंने किसी से बात की तो मैंने बोला बीजेपी यदि सब कह रहे हैं हार रहे हैं तो इतना क्यों हो रहा है, इतना बवाल क्यों हो रहा है। तो जो बात अखिलेश ने कही ना कि एक प्रेस्टीज की बात होता है, सम्मान का बात होता है, सभी को लगता है हम जीत रहे हैं इसलिए, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण तो होंगे ना। अब कारण क्या है? बीजेपी की पहले लिस्ट में देखिए कुलदीप बिश्नोई के बेटे को टिकट दी गई, किरण चौधरी जो अभी अभी कांग्रेस से आई हैं उनकी बेटी को टिकट दी गई, राव इंजन सिंह की बेटी को टिकट देगी, करतार भटाना के बेटे को टिकट दिए गए। मैं इनको ट्रैक करना अब छोड़ दिया हूँ कि कब ये कांग्रेस में रहते हैं कब ये बीजेपी में रहते हैं। इनको फ़ोन करता हूँ, भाई साहब आज किस पार्टी में है, तो बोलते हैं आज इस दिन। तो मैं मानता हूँ इस दिन होगा, टिकट देखता हूँ किसी और पार्टी से लेके जाते हैं। उसी तरह सुनील सांगवान जो हैं वो जो है सतपाल सांगवान के बेटे हैं, इनको ये 5 टिकट तो ये हो गया। अब दल बदलुओं की लिस्ट है, क्योंकि हंगामा क्यों हो रहा है उसका कारण आपको जानना चाहिए। देवेंद्र बबली जो JJP से आए हैं उनको टिकट दिया गया है, निखिल मदान जो है कांग्रेस से आए उनको टिकट दिया गया है, भव्य बिश्नोई का नाम तो ऊपर भी मैंने लिया, वो भी कांग्रेस से, श्रुति चौधरी कांग्रेस से, राजकुमार गौतम JJP से आए हैं, पवन कुमार JJP से आए हैं, शक्ति रानी शर्मा SJP से आई हैं पुरानी जो थी, श्याम सिंह राणा इनलो से आए हैं और संजय काबलान JJP से आए हैं। तो आप अपने कार्यकर्ता जो बोलता है वो क्या दरी बिछाने के लिए है बीजेपी में? इसलिए आपको लगता होगा कि यदि बीजेपी के चिप्स डाउन है फिर भी इतने लोग इतना बवाल क्यों मचा हुआ है उसको लेकर के। और एक तो बहुत अच्छा आया कि एक वो अच्छा कई खिलाड़ियों के टिकट काट दिए गए। संदीप सिंह को आपने पिछले बार और उसको मुख्यमंत्री ने पूरा बैक किया था विधानसभा में, आरोप लगे थे, उसका टिकट कट गया। योगेश्वर दत्त ने एक ट्वीट किया, बहुत मार्मिक सा ट्वीट किया है, वो टिकट चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिल, हार गए थे पिछली बार 2 बार हारे थे, 2 बार हार गए, बाई इलेक्शन भी हारे, तीसरी बार फिर, हाँ तीसरी बार मैं ही सब दोस्त। बबीता फोगाट वो भी चाहती थी, वो भी पिछली बार हालांकि वो हार गई थी, उसके पहले वो JJP में थी। बबीता फोगाट इधर है कि उधर है? उधर बीजेपी में शुरू से। अच्छा, वो विनेश फोगाट विनेश अलग है, विनेश फोगाट बबीता अलग है। विनेश फोगाट को बजरंग ने कल मुलाकात की थी राहुल से, उनके बारे में टिकट वो जो ब्रजभूषण वाले मामले को जोड़ करके उधर ही रही है वो विनेश है, नहीं विनेश है, बीजेपी की तरफ ही रही है वो। बबीता उन दोनों को सपोर्ट नहीं कर रही थी। मैंने वो पाक साथ मानती है। हाँ जी, नहीं एकदम आपका इन्फ्लुएंस है। नहीं मैंने इसलिए नहीं ऐसे कह के नहीं निकल सकते। नहीं मैं आपका क्वेश्चन इन्फ्लुएंस है। वो बीजेपी में है, वो बीजेपी की अरे वो चुनाव लड़ी बीजेपी भाई, वो चुनाव लड़ी है पिछली अभी मैं इसीलिए पूछा कि उसको स्पष्ट करते हैं बबीता फोगाट वाले मुद्दे पे कि वो खिलाड़ियों के लिए मांग कर रही थी न्याय की, ये बात सही है क्योंकि वो खुद खिलाड़ी हैं, वही बात। लेकिन चूंकि वो बीजेपी की सदस्य थी तो वो बार बार ये कह रही थी कि ये कांग्रेस की राजनीति है इसके पीछे जो विरोध प्रदर्शन है। लेकिन बीइंग अ प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ जो कॉमनवेल्थ, शुरू तो में वो गई भी थी जंतर मंतर। हाँ, जब शुरू के दिन थे, जब तक प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी के लोग नहीं पहुंचे थे, तब बबीता भी पहुंची थी विनेश के सपोर्ट में। जब साक्षी, विनेश और बजरंग बैठे थे तो बबीता वहाँ ही थी। हाँ।
ठीक है बाबा, सॉरी। तो हम कहाँ वहाँ तक पहुँचे थे, मतलब बबीता तक आए थे कि उनको भी टिकट नहीं दिया गया। एक और नेता का, हाँ, एक और नेता का नाम लूँगा, अखिलेश अच्छी तरह जानते हैं, आप सब भी जानते होंगे। पुराने समय में कुछ साल 10 साल पहले वो बड़े कद के नेता होते थे, कद भी उनका लंबा, कद भी बड़ा है, मुख्यमंत्री के दावेदार होते थे, पंडित रामविलास शर्मा। कहीं अभी कहीं उनका, हाँ, हार गए थे। नाम नहीं है। सोनीपत नहीं जी, सोनीपत से भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ के नेता हैं संजय ठेकेदार, उनको भी टिकट नहीं। ये लिस्ट बहुत लंबी है इसमें, इसलिए आपको। अच्छा, एक और जो आया था, जो मैंने अखिलेश को भी बताया, क्या लिख के भेजा है, जो आई है, बीजेपी द्वारा नाप दिए जाने के बाद विधायक लक्ष्मण नापा कांग्रेस में शामिल होने दिल्ली पहुंचे। समझे? तो ये नापा साहब भी है। बहुत नापा है इस बार तो। बहुत नप गए हैं यहाँ पे। पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन जो है वो उनको भी टिकट नहीं मिला। लेकिन जो सवाल यही है कि बीजेपी, अब अखिलेश से मेरा ये सवाल है, बीजेपी ने तो कुछ तो सोचा होगा ना, कुछ तो गणित होगा, कुछ फीडबैक होगा, है? क्या सोच के आपने इतने लोगों को, इतने दल बदलू को, इतने बेटों को टिकट दिए? आपका कोई प्लान बी होगा, या फिर आप चाहते हैं कि हम नए लोगों को चांस दें? कोई तो रणनीति होगी ना टिकट बांटने की। बीजेपी की रणनीति, और इस पर हमने कल बहुत विस्तार से चर्चा भी की थी। जो कल लिस्ट आई है उसमें बिल्कुल वही रणनीति परिलक्षित हो रही है। हमने पहले रिपोर्ट किया था कि नेताओं के रिश्तेदारों से परहेज नहीं करेगी बीजेपी, वैसा ही दिया गया, क्योंकि पार्टी का जो क्राइटेरिया वो है जीतने का क्राइटेरिया है। आप कार्यकर्ता हैं, दरी बिछाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है, सम्मान है। अभी मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, आप मिस कॉल पे दीजिए, आप फिर से अपनी मेंबरशिप रिन्यू कर लीजिए, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन टिकट उनको मिलेगा जिनको जीतना है। तो इसलिए 5 लोगों को टिकट दिया जो कि नेताओं के रिश्तेदार हैं। उन्हें इसलिए टिकट दिया क्योंकि पार्टी को लगता है कि यहाँ पर ही जीत सकते हैं। भव्य बिश्नोई, वो तो आदमपुर से सिटिंग एमएलए हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो उनको तो आप दोगे तो चांस है कि आपका है। श्रुति चौधरी, क्योंकि बीजेपी को जाट चेहरे चाहिए, अभी उनकी माँ को दिया है, तो अब उनके बेटी को भी उन्होंने दे दिया। राव इंद्रजीत की बेटी को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इस पूरे गुड़गांव के आसपास का जो इलाका है, सब जानते हैं कि राव इंद्रजीत का कितना प्रभाव यहाँ पर है, तो उनको भी इसलिए एडजस्ट करना था। तो ये जो सुविधा होती है उसके हिसाब से तर्क गढ़ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर अब परिवारवाद की बात बीजेपी नहीं करेगी, क्योंकि उसको याद है कि परिवारवाद से ही यहाँ पर काम चलेगा हरियाणा में, तो उन्होंने अपने हिसाब से टिकट दे दिए हैं। दूसरा जो क्राइटेरिया बीजेपी ने इस्तेमाल किया यहाँ पर वो है जातिगत समीकरण। जो कल 67 उम्मीदवार आए हैं इसमें सबसे ज़्यादा ओबीसी के हैं, 16 उम्मीदवार ओबीसी वर्ग के हैं, 13 जाट हैं, 13 इसमें एससी वर्ग के हैं, इसमें 9 ब्राह्मण हैं, 8 पंजाबी हैं, और इसमें 6 जो है वैश्य हैं, और बाकी जो 1 राजपूत है, 1 सिख इसमें है। तो इस तरह से बीजेपी ने पूरा कास्ट का जो ब्रेकअप है उसके हिसाब से अपने कैंडिडेट्स तय किए, क्योंकि अलग अलग एरियाज में जिसकी जितनी आबादी है लगभग उसी को उसने उसी बिल्कुल, हिसाब से क्योंकि ओबीसी करीब 40% हैं, 34-35%। 40% बोलते हैं, 40% हो गए, तो वो 27% के करीब जाट हैं, 20% के करीब एससी हैं। तो उसके हिसाब से उन्होंने वही क्राइटेरिया के हिसाब से क्या जो 17 सीटें आरक्षित हैं, ज़्यादातर आप पाएंगे कि उन्हीं आरक्षित को ही आपकी मजबूरी है, वहाँ पर तो सवर्ण को खड़ा नहीं कर सकते ओबीसी को, तो वो तो सभी पार्टियों का होगा, सभी पार्टियों के सभी लिए। पार्टियां करेगी उसमें। उससे एक्स्ट्रा अगर कोई करे तो फिर कोई बात बने। तो किया था ना समाजवादी पार्टी ने, अयोध्या से उनको भी लेकर, अयोध्या से। लेकिन एक चीज़ सर इसमें लगता है कि बीजेपी यहाँ पर कोई नया ये नुस्खा नहीं आजमा रही है। सीट बंटवारे का यही उसका पैटर्न हर जगह का है कि वो दूसरी पार्टी वालों को ज़्यादा दांव लगाती है। प्लस उनका ये भी एक मास्टर स्ट्रोक जो मानते थे पहले कि हारा हुआ है तो भी उनको लगता है कि विधानसभा में हारा तो कोई ज़रूरी नहीं कि लोकसभा में हार जाए, लोकसभा में वो जीत सकता है, या लोकसभा में हारा तो विधानसभा में जीत सकता है। हालांकि इस बार उनको कई सीटों पर लोकसभा चुनाव में इस यूपी और बिहार में इस नुस्खे से नुकसान भी हुआ, वो नहीं चला, फिर भी वो उसी तरह से हैं। और दूसरी बात है कि जो बगावत हो रही है बीजेपी के अंदर वहाँ, तो आपने कहा कि भाई सही है सीटों के लिए कि वो विधायक बनना चाहते हैं, या दूसरा पहलू हो सकता है कि बीजेपी को लोग अभी भी चार्म है, लोगों को लगता है कि सीट मिलेगा और चतुष्कोणीय लड़ाई है तो हो सकता है कि हमारी सीट निकल जाए। लेकिन इससे आगे एक चीज़ ये भी होता है कि जब भी कभी नेतृत्व कमज़ोर होता है तब बगावत ज़्यादा होती है। नेतृत्व कमज़ोर होने पर बगावत ज़्यादा होती है। जैसे उमा भारती ने तब बगावत किया जब बीजेपी किसी काम की सेंटर में नहीं बची थी, किसी काम की मतलब कि विपक्ष में थी और आडवाणी के सामने चुनौती थी। दूसरी बार वहीं उमा भारती जब बीजेपी में शून्य पर ला दी गई तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो अभी लगता है कि हरियाणा में बीजेपी में 2019 या 14 में ऐसी बगावत नहीं दिखी थी
जो कि अब दिख रही है। तो ये एक कमजोरी का लक्षण हो सकता है। सुमित सर, एक फैक्टर होता है एंटी इनकम्बेंसी। कई बार जो 10 साल से सत्ता में सरकार है वो चाहती है कि वो एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ ना काम करे, इसलिए वो रिप्लेसमेंट करती है। तो जैसा हमने देखा काफ़ी बदलाव किए गए। दूसरा ये भी ये कहा गया, जब मैं हरियाणा गया था तो लोगों ने ये कहा कि जो लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा दिया गया कि आरक्षण है ख़त्म हो जाएगा, संविधान बचाओ, बोले वो अब जनता मानती है कि वो एकदम वो मुद्दा अभी इस विधानसभा चुनाव में लिए लागू नहीं होता है। तो अब वो जो हार हुई 5 सीटों के बाद, जिसके बाद ये कहा गया कि राज्य में कांग्रेस के मोमेंटम है, वैसा विधानसभा चुनाव में ना देखने को मिला, क्योंकि 19 में भी ऐसे ही कहा गया कि कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस आएगा। लेकिन लोकसभा जब परिणाम आए तो हमने देखा कि भाई अल्पमत नहीं सही, लेकिन गठबंधन के साथ बीजेपी की सरकार बनी। इस बार भी कुछ ऐसा ही लगता है कि अभी हवा सिर्फ ज़्यादा है या बदलाव कुछ और होगा जब रिजल्ट आएंगे तब। जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था अश्विनी, कि बीजेपी की टिकट आने के बाद अगर इतनी नाराज़गी की खबर है कि हम यहाँ बैठकर कैफ़े में चर्चा कर रहे हैं, अखबारों में सुर्खी है, चैनलों में हेडलाइन चल रही है, इसका मतलब बीजेपी के पास कहीं ना कहीं से इनपुट है कि सरकार में वो लौट सकते हैं। तभी वहाँ के लोग जो है टिकट पाने के लिए इतने आतुर दिखाई दे रहे हैं कि भाई हमको टिकट क्यों नहीं दिया, हमारे चांस थे। और ये बात बिल्कुल अखिलेश जी की बात से सहमत हूँ कि कुछ लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये प्रेस्टीज की लड़ाई है कि हम हर साल टिकट लड़ते रहे हैं, ये मेरे परिवार की सीट है, मेरे घर की सीट है, तो मेरे पास रहनी चाहिए। तो वो लड़ना चाहते हैं, भले ही उसके परिणाम कुछ भी हों। तो कई बार वो वजह भी होती है, पार्टी अटी छोड़ देंगे। पर इसके इतर मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये टिकट के बारे में तो अखिलेश जी ने, बाबा ने सब समझा दिया, डिटेल में चले गए। सवाल ये है कि हरियाणा जैसे छोटा राज्य जिसकी 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी ने पिछली बार 40 सीटें जीती थी और 10 सीटों का एमएलए उसको जेजेपी से मिले। 3-4 चीज़ें हुई हैं बीते 5-6 महीने में हरियाणा की राजनीति में। एक मुख्यमंत्री जो लगातार 9 साल मुख्यमंत्री था, उसको आपने अचानक हटा दिया, खट्टर साहब को। क्यों हटाया अब तक नहीं पता है मुझे। किसी के पास जानकारी हो तो मेरी वृद्धि करे। क्या अच्छा काम कर रहे थे इसलिए उनको प्रमोट करके दिल्ली लाया गया है, या बुरा काम कर रहे थे इसलिए उनको हटा के किसी और को वहाँ नहीं, उनको हटाने के पीछे जो कारण उस समय आ रहे थे उसमें ये था कि जो पिछड़ी जातियां हैं, क्योंकि ये तो मूल रूप से पंजाबी गोत्र के हैं, तो मूल पिछड़ी जातियां, चूँकि जाट इनसे नाराज ही थे, दलित उस तरह साथ थे नहीं, तो पिछड़ी जातियों को लामबंद करने के लिए। और ये भी कहा जाता है कि नायब सिंह सैनी ये इन्हीं के बिल्कुल सबसे करीबी हैं। तो एक तरह से इनको तो दिल्ली फिर अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों इतने सारे जाटों को टिकट दिया बीजेपी ने? अगर जाट नाराज हैं और जाटों की आपको परवाह नहीं है और आप ऐसे व्यक्ति को परवाह नहीं है, मतलब परवाह नहीं कि हमको उनके बगैर काम चला लेंगे, लेकिन वोट तो चाहिए आप ना 80-20 करते हैं ना कि हमको 80 चाहिए, 20 नहीं चाहिए। हाँ, तो अब तो ये वही स्थिति थी ना कि हमको जाटों का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमने गैर जाट मुख्यमंत्री दे दिया। हमने उसके बाद जब रिप्लेस किया तो भी गैर जाट मुख्यमंत्री देने की बात कहाँ कर रहे हैं वो? मैं वही कह वो रहा तो हूँ। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी थोड़ा डैमेज कंट्रोल करना चाहती थी। वही इसी तरह से जैसे 5 सीट बच गई ना, तो मुझे लगता है शायद उसी तो का एक वो strategy का जो डेवलपमेंट हुआ खट्टर साहब के इस्तीफे को लेकर, वो एक पहली है मेरे लिए। दूसरा, जब चौटाला छोड़ के चले गए तो ऐसा लगा कि मैच फिक्स है। वो नाराज़गी अब तक चौटाला और खट्टर साहब के बीच नहीं दिखाई दी। और चौटाला साहब छोड़ने के बाद दुष्यंत जाके खट्टर साहब से मिलते भी हैं, बात भी करते हैं। वो खबर भी खूब आई थी, सरकार से निकलने के 2 या 3 दिन के बाद उनके घर जाके मिले। तो क्या ये मिली भगत हो रही है? क्या ये कोई आपस में मिल के जेजेपी और बीजेपी चुनाव लड़ रहे हैं क्या? हाँ, कल ही चर्चा की थी आपने, कल बात बोली थी अखिलेश जी ने। मतलब आपने कल का देखना चाहिए। प्लीज जाइए यूट्यूब पे जाइए और YouTube पे जाके देखिए कल का शो को देखिए। लाइक, सब्सक्राइब और उसको वो भी करिए। आप करते भी नहीं है, करवाते भी नहीं, शेयर भी नहीं करवाते हैं। हाँ। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है इन सब के बीच में, कि अभी आज ही अखबारों में खबर छपी कि अग्निवीर स्कीम पे सरकार जो है वो रीथिंक कर रही है। आपने अभी एनपीएस ओपीएस को बदल के यूपीएस लेकर आए, आपने कहीं ना कहीं ये बात माना। यूपीएस से नाराजगी कम नहीं हुई है। अभी आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि इवन हरियाणा में और मध्य प्रदेश में तो चुनाव नहीं है, लेकिन यूपीएस को लेकर के लोगों को लग रहा है, शुरू में तो लगा था कि फायदा होगा, लेकिन लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ ठीक नहीं है। खैर वो राजनीतिक मुद्दा है, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ कि कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी की गई हैं इस दौरान में जो बीजेपी के जितनी भी स्ट्रेटेजी बनी उसको लेकर मन में सवाल खड़े कर रही है कि बीजेपी आखिर चाह क्या रही है पोस्ट 2024 इलेक्शन, जनरल इलेक्शन रिजल्ट्स, कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या किसी तरह का कन्फ्यूजन है? क्या किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं है? क्या ये वो बीजेपी नहीं बची जो पिछली 24 के नतीजों के पहले
4 जून 2024 के पहले की बीजेपी थी कि जो छुआ वो सोना निकल गया। बीजेपी के अंदर क्या कन्फ्यूजन आ गया है, एक तो ये इस लिस्ट को देखकर इन तमाम बातों को सुनकर लगता है। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी को लेकर जो बार बार कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस की हवा चल रही है, कांग्रेस जीत रही है, ये बात 100% सच है कि जो हमने मध्य प्रदेश में देखा कि जो ओवर कॉन्फिडेंस था शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, एंटी इनकम्बेंसी है, नहीं चलेंगे, कमलनाथ बड़ा अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और इतने बड़े नंबर लेके आए शिवराज सिंह चौहान कि शिवराज सिंह चौहान तक को भरोसा नहीं हुआ कि इतने नंबर लाकर भी कोई मुझे बदल सकता है, कोई मुझे दोबारा सीएम नहीं बनाएगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कांग्रेस के लिए खतरनाक है और कांग्रेस के अंदर इनफाइट है। मुझसे अधिक बाबा बताएंगे हुड्डा साहब और शैलजा क्यों साथ में दिखाई नहीं देते हैं, हुड्डा साहब और रणदीप सुरजेवाला क्यों साथ में नहीं दिखाई देते हैं, पोस्टर में भी नहीं कहीं, पोस्टर में भी नहीं है, बातों में भी नहीं है। उनसे सवाल पूछ लो, इसे मैं, आप हुड्डा जी हैं, आपसे मैं सवाल पूछूं कि आप शैलजा के साथ जाएंगे तो आपका मुंह ऐसे बन जाता है, साफ समझ में आता है कि आपका पेट खराब हो गया ये सवाल सुन के। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो इनफाइट है कांग्रेस के लिए बहुत खतरनाक होने वाली है। यही मध्य प्रदेश में हुआ था। तो सर क्या पता जो कल ही चर्चा हो रही थी कि हुड्डा जी ये सोच रहे हो कि जैसे बहुत ज्यादा सीट ला के शिवराज सिंह चौहान का गड़बड़ा गया तो कांग्रेस को भी ज्यादा सीट आए तो मेरी नंबर गड़बड़ा जाए। नहीं नहीं, ये तो सवाल तो मनोरंजन से सीधा, अगर 55 से ऊपर सीटें आई कांग्रेस की तो क्या होगा? कोई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, खुला हुआ है। ओपन है। 55 से ऊपर गई, बस यदि 60 पहुंच गई तो आप देखिएगा, पहला दलित पहले ही महिला। तो बाबा हुड्डा क्यों तब चाहेंगे शिवराज सिंह चौहान बनना? वही तो। लेकिन मुझे अश्विनी को कहना है कि यदि आप जिस दिन रिपोर्टिंग पे जाते हैं तो ये जरूर देखें, क्योंकि आप हरियाणा में जाते हैं रिपोर्टिंग करने और ये हम हरियाणा में हम आजकल ये सब डिस्कशन कर रहे हैं, आपके लिए बहुत लाभदायक है। सब लोग बोल चुके हैं, आखिरी मुझे बोलना है। अब कोई टोके नहीं है नहीं, देखिए लोकसभा चुनाव में जो 400 पार का नारा चला नहीं, 240 पे आ गए, उसके बाद से ये सो कॉल्ड जो मजबूत सरकार थी, पराक्रमी सरकार थी, अब वो कई मामलों में बहुत लचीली दिखती है। इस बार तो कोई नारा है ही नहीं। हाँ, इस बार तो कोई नारा नहीं 50 है, पार भी नहीं है इस बार, वैसा कोई नारा नहीं। हालांकि पिछली बार शायद कितना 70 पार का नारा था, 40 पे आ गए थे। तो वो जो उसके बाद से तमाम नीतियों में भी आपको लेटरल एंट्री से लेकर के आरक्षण के मुद्दे से लेकर बहुत सारी जगहों पर सरकार ने एक लचीला रुख दिखाया है। हम लोगों ने उस पर शो करके काफ़ी उसका विश्लेषण भी किया था। ये जो टिकट बंटवारा हुआ है उसमें भी बहुत सारी चीज़ों पर वो उसका झुकाव दिखता है। शायद अभी कुछ समय पहले की बीजेपी उस तरह की टिकट नहीं देती जो दिखा, जैसे कि अखिलेश सर ने इसको बखूबी बताया कि इस टिकट बंटवारे में जो फॉर्मूला है वो विनिंग कैंडिडेट कौन है उस आधार पर दिया गया है। वरना जो 6 बार उनको फरलो देने वाले जो सुनील सांगवान, सतपाल सांगवान के जो बेटे हैं, शायद अब बीजेपी को पता था कि भी 4 दिन पहले आप शामिल हो रहे हैं, 2 दिन पहले सतपाल सांगवान शामिल हुए, 2 दिन पहले ये सुनील सांगवान हुए और जेलर की बात कर जेलर कर रहा हूँ, उनको टिकट दिया क्योंकि उनके फादर 2 बार से वहाँ एमएलए रह चुके हैं, पहले सतपाल सांगवान, और उनकी एक अच्छी पकड़ है। बबीता फोगाट उस तरह की स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है कि उनको दोबारा दे करके वो जीत सकें, वो वाली बात उनमें थी नहीं पॉलिटिकल। ठीक है, वो खिलाड़ी के तौर पे अच्छी थी, देश का गौरव बढ़ाया, गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ में, लेकिन पॉलिटिकल होना एक अलग चीज़ है, सब लोगों के अंदर वो होता नहीं है। इसके साथ जैसा आपने वो सांगवान साहब का, एक और सांगवान साहब का मैं जानकारी दे दूं, कांग्रेस ने जो है वो इसी को चिट्ठी लिखी है, विषय इसमें लिखा है कि श्री सुशील सारवान ISDC कुरुक्षेत्र, जो श्रीमती संतोष सारवान बीजेपी उम्मीदवार मुलाना के बेटे हैं, उन्हें मां को टिकट दिया गया है। और इन्होंने लिखा है कि जहां पे वो डीसी है कुरुक्षेत्र, उससे जो ये विधानसभा लगती है, इसलिए प्लीज इस डीसी साहब का आप ट्रांसफर करें। तो ये तो खैर एक होता रहता है, चुनाव के दौरान बार बार होता है। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात जो शक्ति रानी शर्मा को टिकट दिया है, एक समय बीजेपी दूरी बरतती थी, हालांकि उनके बेटे को उन्होंने राज्यसभा में सपोर्ट किया था, फिर भी ओवरऑल आप देखेंगे अभी हालिया लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने ऑफिशियली पार्टी ज्वाइन की थी। और पुराने ज़माने की अगर बीजेपी उस समय जो एक मोदी का जो वेव चल रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि उस समय वो उनको टिकट देते, वो स्थिति को महसूस करें। हालांकि जो जहाँ पे उनकी डिमांड थी, रानी शर्मा यानी विनोद शर्मा की पत्नी हाँ, और मनु शर्मा की माँ, उन
पे तो कोई आरोप नहीं है। मनु शर्मा की मां मनु शर्मा पे आरोप नहीं मनु शर्मा पे भी आरोप नहीं, विनोद शर्मा वो हुडा की सरकार में वो आबकारी मंत्री रह चुके हैं विनोद शर्मा। हाँ, पुराने अब पुराने कांग्रेसी हैं। मनु शर्मा कांड के बाद बात देखिए एक परसेप्शन की होती है। राजनीति में हर चीज परसेप्शन होती है। ठीक है, परिवार में कोई एक है, दूसरे के ऊपर कोई आरोप नहीं, कोई केस नहीं है, लेकिन इस तरह के मामले तो उठे कि भाई बेटे को बचाने की कोशिश हुई है और मीडिया में कोई लंबा वो है, फिल्म में सब वो है। बीजेपी टिकट देती है, ब्रजभूषण शरण के बेटे को नहीं देती है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि विनिंग फार्मूले वाली जो बात है तो वो हुआ। अब एक बात हो रही है कि गोपाल कांडा के लिए वो सीट बीजेपी शायद वहाँ कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी। अब वो भी उनका भी विवादों से इतना नाता रहा है तो प्रधानमंत्री के साथ फोटो है, एनडीए की मीटिंग में थे अशोका होटल में, क्या बात करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बदली बदली से जो बीजेपी नजर आती है, और जो एक बात हो रही थी कि भी अगर बीजेपी नीचे जा रही है तो ये टिकट के लिए मारे मारे क्यों नहीं। सवाल ये है कि भाई क्या कांग्रेस 90 से ज़्यादा 900 टिकट दे सकती है क्या उनको? ये थोड़े ना बीजेपी छोड़ के लाएंगे तो कांग्रेस टिकट देगी। और जो आदमी 24/7 पॉलिटिक्स कर रहा है उसको तो टिकट चाहिए, उसका सर्वाइवल है, वो उसकी ज़िंदगी यही है। हम लोग को समझ नहीं आता, लोग दिन रात यही कर रहा है, लोगों के बीच में वोट बैठ रहा है, जब उसको टिकट कटेगा तो वो जाएगा मांगने। एक चीज़ आपकी बात से सुन के कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की लिस्ट में दोबारा भी फिर देख रहा था, जातिगत जब आप देखते हैं ना और इलाके के हिसाब से देखते हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी का जो फीडबैक सिस्टम है, बीजेपी का जो सर्वे का सिस्टम है, ग्राउंड फीडबैक लेने का, वो अद्भुत है। और इस लिस्ट को देखकर भी लगता है कि भले कितने लोग नाराज़ हों, भले हम लोग आज 10-15 नाम ले रहे हैं कि नाराज़ हैं, छोड़ के चले गए, पर लिस्ट बहुत बैलेंस दिखाई देती है। जातियों के हिसाब से जो चीज़ें बांटी गई हैं, जिस जाति का जिस इलाके में प्रभाव है, वहाँ जो कैंडिडेट दिया गया है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बांटा गया है। तो इस तरीके से इग्नोर कर देना कि बीजेपी के अंदर बगावत है, मतलब बीजेपी परेशानी में, मैं बिल्कुल उल्टा सोच रहा हूँ कि बीजेपी ने जो चुनाव जो मैच उनके हाथ से निकल रहा था उसको दोबारा पकड़ने की कोशिश की। मतलब आपका कहना है कि इम्पैक्ट प्लेयर उतार दिए हैं उन्होंने, इम्पैक्ट प्लेयर उतार दिए हैं जिससे कि मैच बचाया जा सके। अगले सर एंडिंग करना है, बस आप बता दीजिए, ये जो बदली सी बीजेपी की बातें हो रही हैं, क्या सच में बदली है या शुरू से ये नीति रही है कि भाई जो जीतेगा उसी को टिकट मिलेगा? नहीं, ये तो नीति रही है कि जो जीते उसको टिकट दे। इसीलिए आपने देखा कि लगातार दूसरी पार्टियों से, खासतौर से कांग्रेस से आए हैं, और आए तो उसका फ़ायदा भी बीजेपी को मिला। जैसे असम में हेमंत बिस्वा शर्मा है, अब आज वो बीजेपी के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, वो कांग्रेस से आए हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप चले कई सारे ऐसे मुख्यमंत्री जो कांग्रेस से आए हैं। मैं इसमें एक बस थोड़ा सा ऐड कर दूं सवाल में कि अगर बीजेपी को ये उम्मीद होती है कि ये पूर्ण बहुमत हमारा आ रहा है, तो क्या सेम लिस्ट ऐसी ही होती या तब कुछ फर्क होता? 2014 में उम्मीद नहीं थी क्या कि बीजेपी जीत रही है। सारे सर्वे, सब एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल सब कह रहे थे कि बीजेपी आ सकती है, थम्पिंग मेजोरिटी शायद, तो भी तब बड़ी संख्या में लोग आए थे, कांग्रेस से आए थे। 2019 में भी लोग आए थे। गुजरात का तो गढ़ है बीजेपी का, वहाँ पर भी दूसरी पार्टियों से आए, मध्य प्रदेश में भी आए। तो ये हाँ एक ही फार्मूला है, मतलब हल्के उसमें अंदाज में कहें तो मतलब ये कर लो आप कि भाई पहले या तो चुनाव से पहले आप ले आई है या फिर चुनाव के बाद ले आई इस्तीफा दिलवा के, तो बेटर ये होता है कि चलो चुनाव से पहले लिया तो अपना टिकट पे रहेगा बंदा कम से कम, ये तो पक्का है कि जाएगा नहीं कहीं तो बात का लफड़ा कौन पाले? बात का लफड़ा कौन पाले। तो मुझे लगता है ये कारण रहता है। लेकिन सीरियसली अगर हम बात करें तो हाँ, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती है और वर्क करती भी है, पार्टी को इसका फ़ायदा मिलता है। और जैसा कहा सुमित ने भी कहा कि ये कास्ट वाइज ब्रेकअप देख करके किस इलाके में कितना इन्फ्लुएंस है। आज 7:30 बजे का जो मेरा शो है इसी पर है कि बीजेपी ने हाँ वो कर दिया ना, यूट्यूब पे आप देखिएगा 7:30 बजे का राज्यों की जंग इसी पर है। मेरी स्टोरी भी है ना। हाँ हाँ बिल्कुल कि जिस इलाके में जिस जाति का रन डाउन में है, ऑन एयर नहीं हुई है अभी। इसकी स्टोरी रन डाउन में, ऑन एयर तो नहीं हुई है अभी ऑन एयर थोड़ी नहीं, वो तो आपको तब जब आप देखोगे यूट्यूब पे कल का शो तब आपको देखना। अच्छा अश्विन, एक चीज में हम लोग वो कर रहे हैं, एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं। अगर इतने बागी लड़ेंगे, और हरियाणा का इतिहास है कि भाई निर्दलीय ठीक ठाक जीतते हैं, पिछले एक सीट हम लोग कौन सी पुंडरी सीट पे कर रहे हैं कि 6 चुनाव से वहां ना कांग्रेस जीती ना बीजेपी जीती, 6 चुनाव से निर्दलीय ही जीतता है। ये ऐसी कई सीटें रोहतक के बगल में जहाँ से कुंडू जीता है, बलजीत कुंडू, वो भी निर्दलीय ही जीता है हमेशा से। हालांकि वो हुडा के गांव के बगल की सीट है, वो निर्दलीय जीता है। अगर हंग टाइप के निर्दलीय है ना, ये तो जो निर्दलीय, ये जो बड़ी पार्टियों की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका भी परिणाम होता है। कांग्रेस के वो बागी या कांग्रेस के वो नेता जो टिकट नहीं मिल पाते, उनको पीछे से किसी बड़े नेता का सपोर्ट होता है, वो निर्दलीय के तौर पे लड़ जाते हैं, उनको जितवा दिया जाता है। ये सब भी खेल चलते हैं पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं जितना हम लोग देखते हैं, बात करते हैं।
तो जैसा मुझ पे आरोप लगाया गया, हाँ, जैसे 99 का एक फेर होता है, 99 का फेर होता है, बीजेपी लगता है 40 के फेर में है। लोकसभा में 370 बोली थी तो 240 पर आ गई, हरियाणा में पिछली बार 70 बोली थी तो 40 पर आ गई थी। अब लगता है कि बीजेपी 70 से बहुत दूर रहेगी ताकि 40 से बची रहे। अब 370 पर क्या होगा आगे ये देखना। तो कल मैंने वैसे आते समय रात को जब पानीपत से आ रहा था मैंने देखा था वीडियो, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में 2 मिनट ही देखा था। सफाई इसलिए व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, प्रिय दर्शकों, इस पूरे वीडियो को देखा करें आखिरी तक, क्योंकि ये जो हंसी ठिठोली और इस हंसी ठिठोली के बीच जो शानदार और महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको आखिरी तक देखने पे मिलेगा। तो इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ साझा करें और हर दिन ऐसे देखते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।